हेलो शाम शर्मा शो के इस नए फॉर्मेट एक्सपेरिमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यूजुअल मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई लोग मुझे कहते हैं कि शाम यार हफ्ते में तू जो 2 शो करता है उसमें बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो मिस हो जाती हैं। मैंने सोचा एक नए फॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए जहां पर हम हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज को ब्रीफली डिस्कस भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो बड़ी मेन स्टोरीज हुई हैं उसके ऊपर फोकस भी कर सकते हैं। तो एज यूजुअल ये शो डेवलप होता रहेगा और इवॉल्व होता रहेगा और आपका फीडबैक बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए आज की बड़ी स्टोरीज को डिस्कस करते हैं। इस हफ्ते खबर ये आई है कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के बाद कोविड का एक नया वेरिएंट निकल के आया है जिसका नाम है ईहू। अब ये ईहू क्या है? ये ईहू ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन 2022 में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि साल खत्म होने तक ज्यादा क्या होते हैं, कोविड वेरिएंट्स या जेंडर्स। क्या पता साल खत्म होते होते तक एक ट्रांसजेंडर कोविड वेरिएंट भी निकल कर आ जाए जिसको उसकी बहादुरी के लिए एक नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी दिया जाएगा। सागरिका घोष ने अनाउंस किया कि एक लेफ्टिस्ट होते हुए वो भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की एक बायोग्राफी भी लिख रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बायोग्राफी लिखनी जरूरी इसलिए थी क्योंकि आज के मोदी के कंपैरिजन में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एक्चुअली उतने बुरे नहीं थे, एक्चुअली काफी बैलेंस थे। कसम से मैं इंतजार नहीं कर सकता इस समय का जब 2032 में आरफा खानम शेरवानी जी मोदी जी के बारे में एक बायोग्राफी लिखेंगी जिसमें वो बोलेंगी कि यार योगी के कंपैरिजन में मोदी जी उतने बुरे नहीं थे, हैं काफी बैलेंस थे। इंशा गणेशा। तो इंडियन मीडिया की एक बड़ी अजीब आदत है और इस हफ्ते उसी आदत को फॉलो करते हुए इंडियन मीडिया ने एक और आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें हेडिंग उन्होंने डाली कि एक स्वामी को अरेस्ट किया गया है लेकिन स्वामी की फोटो ये दिखाई। अब इंडियन मीडिया के बारे में क्या बोले यार, मैं तो बस इस बात से खुश हूं कि कम से कम उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश नहीं किया कि स्वामी जी को ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया गया और स्वामी जी की फोटो ये दिखाई। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जी को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है चकड़ा एक्सप्रेस में झूलन गोस्वामी का रोल प्ले करने के लिए और उनके फेक और काफी बुरे बंगाली एक्सेंट के लिए। यार इतना बुरा है क्या? जब जर्सी खुद के नाम का नहीं तो फैन किस नाम को फॉलो करेगा? किंतु चिंता करो ना, आज जर्सी पे अपना नाम बना लिया, आज काल अपना पहचान भी बना लेगा। I thought it was quite good। क्या विराट जी आपको क्या लगता है? और यार कसम से इस हफ्ते मैं विश्वास नहीं कर सका कि कविता कृष्णन जैसी एक सेक्युलर औरत एक ऐसा ट्वीट कर सकती थी। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक न्यूज़पेपर शेयर किया और उसमें बीजेपी का एक एड शेयर किया जो दिखा रहा था कि पहले जो दंगाई होते थे वो आजकल माफिया मांग रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये एड इस्लामोफोबिक है। अरे यार ये एड इस्लामोफोबिक कैसे हो गया? एड में कहीं भी दंगाई का रिलीजन तो मेंशन नहीं किया है। क्या ये मैडम कह रही है कि सिर्फ मुसलमान भारत में दंगा करते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए फार्मर्स भी करते हैं। I'm joking। सेक्युलरिज्म का सीईओ होने के नाते मैं इस इस्लामोफोबिया की बिल्कुल कड़ी निंदा करता हूँ। बुल्ली डील्स में एक आदमी के अरेस्ट होने के बाद आरफा खानम जी ने ट्वीट किया कि आजकल भारत के जो हिंदू हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना चाहते बल्कि वो मुसलमानों को तंग करने के लिए एप्स बनाना चाहते हैं और हिंदू कम्युनिटी को बहुत शर्मिंदा होना चाहिए। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इनके साथ। देखिए एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के लिए पूरे की पूरी हिंदू कम्युनिटी को शर्मिंदा होने के लिए बोलना सेक्युलरिज्म होता है, लेकिन पूरी दुनिया में सैकड़ों टेररिस्ट अटैक करने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को शर्मिंदा होने के लिए बोलना इस्लामोफोबिया होता है। फिर हमारे पास ये वीडियो आया है जिसमें फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब जी एक वर्कशॉप कर रहे हैं बाल काटने के ऊपर, लेकिन बालों पर पानी डालने के लिए काफी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, और पानी की कमी है ना, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वाह, एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है जावेद जी के लिए। अगर वो लोगों के सर पे पानी नहीं डालना चाहते और थूक थूक कर पानी बचाना चाहते हैं तो मेरे पास एक और आइडिया है जिससे वो हजारों रुपए बचा सकते हैं हेयर कलर के लिए। देखिए अगली बार जब जावेद जी किसी की बाल काट रहे हो तो अपने बगल में एक गोले का ठेला लगा लें और जिसमें 10-15 फ्लेवर भी हो गोले के। तो जो कलर लड़की बोले कि मेरे बाल पे वो कलर चाहिए, आप उसका गोला उठाइए, मुंह में डालिए, थूकिए और प्रॉब्लम सॉल्व। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।
लेकिन इस हफ्ते की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी जो आई है वो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड आई है। आपने देख ही लिया होगा अभी तक कि पंजाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कॉन्वॉय था वो एक फ्लाईओवर के ऊपर ऑलमोस्ट 20 मिनट तक फंस गया था क्योंकि उस फ्लाईओवर को प्रोटेस्टर्स ने जाम करके रखा हुआ था। अब देखिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट सेक्शन 14 के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट की और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पूरा सपोर्ट और पूरी असिस्टेंस वो प्रोवाइड करे, ये इंश्योर करने के लिए कि पीएम का जो कॉन्वॉय है वो सेफली किसी भी एरिया से निकल सके। और जो पीएम के साथ हुआ है वो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी जिसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक्सप्लेन किया है काफी क्लियरली। उन्होंने कहा कि भाई जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की गाड़ी फंसी थी वो पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और 20 मिनट तक इतने वल्नरेबल पोजीशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी फंसे हुए थे कि बहुत लक की बात है कि उनके ऊपर कोई एक्चुअल अटैक हुआ नहीं। और ये पूरी तरह से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। इनफैक्ट 3 लीक डॉक्यूमेंट्स निकल कर आए हैं जो दिखाते हैं कि जनवरी 1, जनवरी 2 और जनवरी 4 को बार बार पंजाब गवर्नमेंट को ये आदेश दिया गया था कि पुलिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फ्री मूवमेंट को इंश्योर करे और ऑल्टरनेटिव रूट्स डेवलप करे अगर किसी भी रूट पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। इनफैक्ट पंजाब एडीजीपी नरेश अरोड़ा के नोट में लिखा हुआ है कि फार्मर्स एजिटेशन चल रही है इसलिए ऑल्टरनेटिव रूट्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। बार बार इन मेमोज में यह कहा गया है कि प्रोटेस्टर्स का ध्यान रखें और देखें कि प्रोटेस्टर्स कहां पर रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको रोका जाए। और इतनी बड़ी फेलियर के बावजूद कांग्रेस लीडर और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर चन्नी हैं वो बहाने बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो चेंज हुआ है वो बिल्कुल लास्ट मिनट चेंज हुआ है क्योंकि इनिशियली प्राइम मिनिस्टर जो थे वो हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर जाने वाले थे लेकिन बुरे वेदर कंडीशंस की वजह से उनको गाड़ी से जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ हुआ है वो कुदरती है, कुदरती चेंज है। बताइए, जो पार्टी बोलती थी कि व्हेन अ बिग ट्री फॉल्स द अर्थ शेक्स, जो पार्टी सिखों के मर्डर के बाद बोलती है कि भाई अरे हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ, वो अब बोल रहे हैं कि भाई ये तो सब कुदरती है, बिरयानी की तरह। लेकिन चन्नी के स्टेटमेंट के बावजूद पंजाब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था और ऑल्टरनेटिव रूट प्राइम मिनिस्टर के लिए प्लान करना चाहिए था लेकिन प्लान नहीं किया गया। देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली उसको एक्सेप्ट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जब रूट लगा उसके साथ ऑल्टरनेटिव रूट भी लगना चाहिए था। और सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अगर ये लास्ट मिनट चेंज था कि भाई हम हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, हम गाड़ी से जाएंगे, तो प्रोटेस्टर्स को इस लास्ट मिनट चेंज के बारे में कैसे पता चला और प्रोटेस्टर्स ने कैसे सड़क वहां पर ब्लॉक की? तो अब सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ने प्रोटेस्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन लीक की है? क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो है वो प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े होकर चिलैक्स कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और एक वीडियो में तो एक प्रोटेस्टर ने ये बोला भी है कि उनको पता था कि प्राइम मिनिस्टर इसी रूट से आने वाले हैं। जो नरेंद्र मोदी थे वो हमको पता था अब यहाँ से जाएंगे, आगे जाकर जो धरना जो अपना रैली करेंगे, आगे करेंगे, फिरोजपुर में करेंगे, वो इसलिए नहीं करने दे रहे थे इनको। तो वही सवाल उठता है ना कि कैसे इन प्रोटेस्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिली, किसने लीक की ये इन्फॉर्मेशन? और प्रोटेस्टर्स जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर के इतने करीब कैसे आ गए? और एक ऐसे समय पर जब भारत के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की जिंदगी खतरे में थी, उस समय पर कांग्रेसी जो है वो इस बात की खुशी मना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का। आरफा खानम जी को देख लीजिए, वो भी इसी बात का मजाक उड़ा रही थी। वो कहती है कि भाई मैं भी ट्रैफिक में 25 मिनट तक फंसी हुई थी, बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स आप देखिए। एक बंदे ने कहा कि भैया एक बार अल्लाह अकबर बोल देना था, सारा का सारा ट्रैफिक ही खाली हो जाता। कमाल की बात यह है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्टर्स इस बात की खुशी मना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, इसके बावजूद कि उनके खुद के 2 प्राइम मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी लैप्सेस की वजह से टेररिस्टों ने मारा है। लेकिन ये कांग्रेस की पुरानी स्ट्रेटजी है भैया, देख लीजिए। 1980s में जब उनका पावर खतरे में था तब उन्होंने पूरे पंजाब को जलाकर राख कर दिया इलेक्शन जीतने के लिए। अभी फिर से जब पंजाब में उनकी पावर खतरे में है तो वो फिर से पंजाब में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इस हालत की वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कुछ सीरियस अटैक हो जाता
और खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता तो कितनी इंस्टेबिलिटी होती इंडिया में, कितनी इंस्टेबिलिटी होती पंजाब में और कितनी बुरी हालत होती पूरे देश की। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी तरह बाकी इंडिया जो है वो इस बात की खुशी नहीं मना रहा है। और फनी बात तो इस पूरे सिचुएशन की ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था, वो सपना कांग्रेसी खुद पूरा कर रहे हैं। मोदी को कुछ मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। तो खबर ये आ रही है कि सेंटर ने एक टीम बनाई है जो इस पूरे मामले को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेगी और इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। भाई देखिए, होपफुली इसका एक ही सोल्यूशन है कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स, जितने भी एडीजीपी वगैरह लोग इसमें इन्वॉल्व हो और पॉलिटिशियन वगैरह इन्वॉल्व हो, उन सब की नौकरी जानी चाहिए। तो अगले कुछ दिनों में इस पर और डेवलपमेंट होने वाली है और जिस तरह से इस पर डेवलपमेंट होती है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी खुद की कब्र खोद रही है पूरे इंडिया में, उसके बारे में आपको अगले हफ्ते भी अपडेट किया जाएगा। लेकिन देखिए, हमारे इस हफ्ते की मेन स्टोरी है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, चूना के बारे में। हमने ये रियलाइज किया है 2021 में कि 2022 का बेस्ट करियर ऑप्शन डॉक्टर इंजीनियर नहीं होने वाला। 2022 का बेस्ट करियर चॉइस होने वाला है एक्टिविज्म के लिए क्राउड फंडिंग करना। हम सब जानते हैं कि क्राउड फंडिंग क्या होता है, जैसे केटो और किकस्टार्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर होता है। क्राउड फंडिंग बेसिकली ये सिस्टम होता है कि आपके सपोर्टर्स जो हैं वो आपको कोई प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए फंड करते हैं, पैसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म बनाने के लिए, वीडियो गेम बनाने के लिए या चूतिया बनाने के लिए। अब इस तीसरी चीज पर फोकस करने पर हम आते हैं साकेत गोखले जी पर। साकेत गोखले जी एक एक्स कांग्रेस मेंबर है जो राहुल गांधी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। भाई साहब की पूरी जिंदगी जो है वो बीजेपी और मोदी को गाली देने के अराउंड मंडराती थी और उनकी लाइफ का गोल था कि बीजेपी से और अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए। लेकिन अब इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि 30 साल के बाद इन्होंने स्कैम 1992 का सीक्वल बना दिया है। इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने ट्रांसपेरेंसी और आरटीआई के नाम पे अपने सपोर्टर्स को 76 लाख रुपए का चूना लगाया है। अब देखिए, सबसे पहले ये बोलना जरूरी है कि ये एलिगेशंस लगाए गए हैं इनके ऊपर। ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ये दूसरे लोगों ने एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए हैं। तो साकेत भाई कंट्रोल है। तो कुछ ट्विटर यूजर्स ने साकेत गोखले के ऊपर आरोप ये लगाया है कि पिछले 3 सालों में क्राउड फंडिंग करके इन्होंने 76 लाख रुपीस कमाए हैं, लेकिन उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं दी है। बताइए, 3 साल में 76 लाख रुपीस। अगर 3 इडियट्स के पिताजी को ये बात पता होती तो 3 इडियट्स का वो सीन काफी डिफरेंट होता। मेरा बेटा आरटीआई एक्टिविस्ट बनेगा। लोगों ने कहा है कि 2019 में सीए प्रोटेस्ट और आर्टिकल 370 के नाम पर इन्होंने अराउंड 28 लाख रुपए कलेक्ट किए थे और 2020 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर इन्होंने अराउंड 48 लाख रुपए कलेक्ट किए थे, जो टोटल मिलाकर होता है 40 लाख। अरे नहीं यार, 76 लाख। तो लोग इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? क्या क्राउड फंडिंग इतनी गलत चीज है? नहीं, क्राउड फंडिंग गलत चीज नहीं है, लेकिन इनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि क्राउड फंडिंग की शुरुआत में इन्होंने कुछ चीजें प्रॉमिस की थी जो इन्होंने अभी तक डिलीवर नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, हुसैन हैदरी नाम के एक आदमी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने कहा था कि एक एक पैसे का जो ये कमाते हैं उसका हिसाब रखा जाएगा। इनके ऊपर आरोप ये भी लगाया गया है कि इन्होंने कहा था कि भाई जो पैसा इनको मिलेगा उससे वो वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, उससे वो लोगों को हायर करेंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे और लोगों को ट्रेन करके उनसे आरटीआई फाइल करवाएंगे। तो लोग कह रहे हैं कि इन सारे प्रोमिसेस की अकाउंटेबिलिटी नहीं दी गई है, कि गोखले जी को बताना चाहिए कि कितने उन्होंने वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हैं, कितने लोगों को उन्होंने हायर करके ट्रेन किया है, जितने लोगों को ट्रेन किया है उससे कितने उन्होंने आरटीआई फाइल करवाए हैं और जितने भी इन्होंने आरटीआई फाइल करवाए हैं उसका कितना टोटल कॉस्ट आया है। ये सारी चीजें उनको बतानी चाहिए पब्लिक को। क्या हुआ इस सारे पैसे का इस्तेमाल, वो तो मैं खा गया। और सबसे फनी चीज इस पूरे मामले में ये है कि इनके ऊपर जितने भी अटैक्स आ रहे हैं वो सारे लेफ्ट विंग और इस्लामिस्टों से आ रहे हैं। कांग्रेस मेंबर्स इनको अटैक कर रहे हैं। तो जब भी मैं इस्लामिस्टों और लेफ्टिस्टों के बीच में इस तरह की लड़ाई देखता हूं, मेरे दिमाग में तो एक ही ख्याल आता है, Let them fight. अब इन सारे एलिगेशंस के रिस्पांस में साकेत जी ने बोला है कि भैया जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी जिस वेबसाइट पे मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं उस वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन बात तो ये है कि जिस वेबसाइट पर उन्होंने पैसे इकट्ठा किए हैं वो वेबसाइट अचानक से गायब हो गई है और जो लिंक है उस वेबसाइट का वो लिंक भी पूरी तरह से टूटा हुआ है। इनफैक्ट गोखले ने तो ये कहा था कि मिड 2020 में उन्होंने अपनी क्राउड फंडिंग जो थी वो बंद कर दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि उनकी क्राउड फंडिंग जो है वो 2020 के एंड तक भी चल रही थी और 2020
2020 से वो एक्चुअली रेजर पे नाम के एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जिसपे कि ये दिखाया भी नहीं जाता कि लोग कितने पैसे एक्चुअली कलेक्ट कर रहे हैं। और याद रखिए कि भाई साहब का जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बना हुआ है और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बना हुआ है। और जब उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है तो अब आके वो भाई साहब कह रहे हैं कि भैया जब मैंने पैसे कमाए थे तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैं हर एक पैसे का हिसाब दूंगा। बताइए भैया, इनके डोनर्स की जरा हालत सोचिए आप। देखता हूँ कितनी दूर भागता है। रुका ना तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा कि टट्टी करते वक्त ना चीख निकली। काफी बड़े बड़े साइज का चूना लगा है लोगों को, और इनफैक्ट बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज ने भी डोनेट किए थे इनको पैसे। क्या साइमा जी? गणपति के चंदे की रसीद। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। लोड़े के फैक्ट चेकर जुबैर जो हैं, जिनके साथ मिलके इन्होंने इतने सारे आरटीआई फाइल किए थे, आजकल इन दोनों में पता नहीं क्या इंटरेक्शन हो रही होगी। 9:30 मुझे गुरूर नहीं हो रहा, मैं बोल रहा तुमको कल 9:30 बजे कॉल मत करना। अगर जिंदगी में सच में कुछ कॉल मत करोगी, मैं बोल रहा कॉल मत करना। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। मोदी को गरिया गरिया के क्राउड फंडिंग करना, ये तो बहुत बढ़िया इंडस्ट्री चल रही है आजकल, और कई लोगों के ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन के आरोप भी लगे हैं। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें अलेजेडली राणा आयूब जो है उनके ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो मोदी के नाम पर पैसे इकट्ठे किए थे उसको मिस अप्रोप्रिएट किया गया है। शेहला राशिद और दीपिका सिंह राजावत के ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है कि अलेजेडली जो पैसे उन्होंने कठुआ के नाम पर इकट्ठा किए थे वो फैमिलीज तक पहुंचे भी नहीं है। 2015 में तीस्ता सेतलवाड़ नाम के एक एक्टिविस्ट के ऊपर भी आरोप लगाया गया था कि गोधरा राइट्स के नाम पे जो उन्होंने पैसे इकट्ठा किए थे उस पैसे को भी मिस अप्रोप्रिएट किया गया है। तो क्या सीखा हमने? What did we learn on the show tonight, Sham? भैया, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोगों को कितना भी बड़ा चूना लगा सकते हैं, कितने समय तक भी चूना लगा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप सही आदमी को अटैक कर रहे हैं और सही आदमी से जुड़े हुए हैं। देखिए, इनको तब तक सपोर्ट मिल रहा था जब तक ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। जैसे ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इनको अटैक करना शुरू कर दिया और इनसे अब अकाउंटेबिलिटी मांगी जा रही है। और ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी है? भाई, क्राउड फंडिंग करना कोई गलत काम तो नहीं है। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि शुरुआत में इन्होंने बोला कि एक एक पैसे का अकाउंट रखा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी दी जाएगी और कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है वो बताया जाएगा। और अब जाके वो अकाउंटेबिलिटी नहीं देना चाहते। और अब जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा पैसा मैं जो करूं उसके साथ। गोरे को मैं कहूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। देखिए, आप जानते ही हैं कि जब मैं पेट्रियन पर पैसे मांगता हूं या यूट्यूब पर आपसे सपोर्ट मांगता हूं तो आपको पता ही है वो पैसा कहां जा रहा है। मैरिजुआना और कोकेन। आपको पता है कि ये सपोर्ट मैं इसलिए मांग रहा हूं ताकि मेरे को दूसरे नौकरियां ना करना पड़े, ताकि मैं सारा का सारा अपना फोकस इस शो पर आपके लिए इंफॉर्मेशन देने पर और आपको एंटरटेन करने पर लगा सकूं। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप चूना लगाना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर लोगों को चूना लगाएं। और फाइनली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये नया फॉर्मेट आपने कैसा एंजॉय किया? क्या आपको पसंद आया? क्या इसमें कुछ खामियां थी? क्या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक और थम्स अप जरूर दे दें। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। अगर इस तरह का फॉर्मेट आप और देखना चाहते हैं, इस तरह का लंबा एपिसोड देखना चाहते हैं जिसमें मैं हफ्ते की चीजें प्रॉपर्ली आपके साथ डिस्कस कर सकूं, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और ये शो और भी डेवलप होगा, इसमें और भी कई एलिमेंट्स ऐड होने वाले हैं। तो उन एलिमेंट्स को अगर आप देखना चाहते हैं, इस शो की डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। शाम शर्मा शो के पेट्रियन और यूट्यूब पर एक मेंबर भी जरूर बने इस शो को और ग्रो करने में मदद करने के लिए। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड अपना